बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉप स्टोरी के साथ आपका मेज़बान अल्ताफ वयानी हाजिर खिदमत है। और आज के इस शो में यकीनी तौर पर हमने कोशिश की है कि कराची के उस रहनुमा को यकीनी तौर पर जिन्होंने कारोबारी और समाजी शोबे में अपना भरपूर नाम किया है और फॉर्मर चेयरमैन आबाद रहे हैं। आबाद यकीनी तौर पर मैं और आप सब जानते हैं एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के एसोसिएशन के पैटर्न रहना या उनके चेयरमैन रहना एक बड़े ओहदे की बात होती है और एक समाजी शोबा में भी इनका एक बहुत बड़ा और मुस्तनद नाम समझा जाता है। आज हम बात करेंगे कि कंस्ट्रक्शन का शोबा, जिसे हम नॉर्मली बिल्डिंग्स बनाने वालों का इदारा कहते हैं, इसमें और हुकूमत में क्या ऐसा हुआ कि आज देखा ये जा रहा है, हुकूमती फिगर्स भी यही बताते हैं कि लोहा हो गया, सीमेंट हो गया या दीगर ऐसी बहुत सारी अशियाएं ज़रूरिया जिससे कहते हैं कि इस इंडस्ट्री के साथ कोई कई इंडस्ट्रीज और भी जुड़ी हुई हैं, उनको कैसे बूम मिल रहा है और इसका हुकूमत की मईशत पे और हमारे आने वाले दिनों पर क्या असरात होंगे। तो यकीनी तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं मुमताज़ सनतकार जनाब अल्ताफ ताई साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। अल्ताफ भाई बहुत शुक्रिया कि आज हमारे साथ मौजूद हैं और आपने वक्त निकाला हमारे लिए। अल्ताफ भाई पहला सवाल मेरा आपसे यही है जो मैंने इंट्रो में कहा है कि देखने में ये आ रहा है हुकूमत भी बड़ी खुश है इस बात से कि लोहा बेइंतहा बन रहा है और बिक रहा है और इसी तरीके से सीमेंट हो गया या दीगर तमाम ऐसी अशिया जो किसी भी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की जरूरत होती है। आप लोगों का कहना यह होता है कि इस इंडस्ट्री को जब तक आप लोग बूम नहीं देंगे, क्योंकि कई और इंडस्ट्रीज इसके साथ जुड़ी हुई होती हैं, क्या ये स्टेप गवर्नमेंट का आप सबके लिए बड़ा फ्रूटफुल जा रहा है अब तक? डेफिनेटली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका और आपके चैनल का बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि जिन्होंने मुझे बुलाया यहाँ पे। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको कहूँ ये जो गवर्नमेंट ने स्टेप लिया है ना, इट वाज अ वेरी बोल्ड स्टेप फॉर द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान ना, क्योंकि इससे 70 इंडस्ट्रियाँ पहले तो चलती हैं हमारे साथ, एफिलेटेड चलती हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह सबसे इसका जो बेनिफिट है ना वो एंड यूज़र को मिलता है, क्योंकि एंड यूज़र को मकान मिलता है और एंड यूज़र को मकान मिलता है। और इसमें जो हमारी आबाद है ऑलमोस्ट जिसके इस वक्त 2000 मेंबर है पूरे पाकिस्तान में, 2000 मेंबर्स हैं, वो जो काम कर रही है डेफिनेटली इस मुल्क में ही कर रही है। इस मुल्क के बाहर तो वो कर नहीं सकती है, इस मुल्क में कर रही है। लोगों को रोजगार प्रोवाइड कर रहे हैं, जितने बिल्डर्स हैं हर चीज़ कर रहे हैं, सब 70 इंडस्ट्रीज को चला रहे हैं। और ये जो पैकेज अनाउंस किया है ये सबसे बड़ा 1/3 ऑफ द GDP जो कंस्ट्रक्शन का शोबा है वो कंट्रीब्यूट करता है पाकिस्तान की इकोनॉमी के अंदर। एक सवाल मेरे ज़हन में हमेशा से रहा है कि किसी भी शोबे को इंडस्ट्री का दर्जा दे देना, मतलब इससे क्या फर्क पड़ता है जब वो इंडस्ट्री का दर्जा नहीं मिला था और जब इंडस्ट्री का दर्जा मिल जाता है तो और कौन कौन सी मराहत मिल जाती है और कौन कौन सी आसानियां उस इंडस्ट्री के लिए पैदा हो जाती है? एक्चुअली जब ये इंडस्ट्री का दर्जा मिल जाता है तो डेफिनेटली हमारी डायरेक्ट एफिलिएशन हो जाती है कि कहाँ हमको प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, कहाँ हमको प्रॉब्लम्स नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल। तो वो प्रॉब्लम्स इमीडिएटली सॉल्व हो जाते हैं। जी। और हम यही अप्रोच कर रहे हैं। जैसे अभी आपने कहा ना आयरन एंड स्टील, जिसका रेट था तकरीबन 110-15 रुपए जब ये अनाउंस हुआ। ठीक। इसके बाद इसका रेट अभी इस वक्त है 180 रुपए। 180 रुपए जो रेट है ना, एक तो गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि लोकल मैन्युफैक्चरर्स को बेनिफिट दे। हम भी यही कहते हैं लोकल मैन्युफैक्चरर्स को बेनिफिट दे। बहुत सी लोहे की इंडस्ट्रीज लग गई, बहुत इंडस्ट्रीज लग गई, स्क्रैप जिसकी एक्सपेंशन बहुत ज्यादा एक्सपेंशन हो गई। स्क्रैप जो कि ब्लेड से स्क्रैप इंपोर्ट होता था, जिसके ऊपर ऑलमोस्ट 50% ड्यूटी है RD मिला के, जो टेम्परेरी उन्होंने RD लगाई थी। तो जाहिर बात है जब आप मैन्युफैक्चरिंग करते हो और एक जो डॉलर था 125 रुपए का था, जिससे ऑलमोस्ट 50% रॉ मटेरियल इंपोर्ट होता है, इसके बाद यहाँ मैन्युफैक्चर करते हैं, तो जाहिर बात है वो आज अगर 170 रुपए से कैश होगा तो उनको डेफिनेटली इनकी जो इनपुट कॉस्ट है वो महंगी हो जाएगी। इलेक्ट्रिक महंगी होगी, इनपुट कॉस्ट महंगी होगी। जो सेल टैक्स ये लोग दे रहे हैं वो पहले एक फिनिश प्रोडक्ट पे दे रहे थे 110 रुपए के ऊपर, आज वो दे रहे हैं 180 रुपए के ऊपर। तो वो गवर्नमेंट की एक्सचेकर के अंदर जा रहा है, आमदनी में हुकूमत की आमदनी में इजाफा हो रहा है, ड्यूटी में हुकूमत की आमदनी में इजाफा हो रहा है। अगर एक आम आदमी को अगर घर प्रोवाइड करना है तो इसमें सबसे ईजी ये है कि RD खत्म करे ब्लेड के ऊपर से, क्योंकि आपकी जितनी भी इंडस्ट्री है 15% RD है ब्लेड के ऊपर, 5% RD है स्क्रैप के ऊपर। अगर ये दो चीजों में जो गवर्नमेंट ने टेम्परेरी 2016 में लगाई थी, अगर ये कम करते हैं तो इससे बहुत बड़ा बेनिफिट हो जाता है। हाँ, ये मेरा अगला सवाल भी ये था कि लो कॉस्ट हाउसिंग जो है ना सर, इस पे बड़ा फोकस, नो डाउट के लश और एक खास तबके के लिए तो बड़ी अच्छी चीजें बन रही हैं और नजर भी आ रहा है, लेकिन लो कॉस्ट हाउसिंग जो है ना उसकी तरफ बातें बड़ी हुई हैं, लेकिन अब तक कुछ ग्राउंड पे अब तक होता हुआ प्रैक्टिकली नजर नहीं आया सर। मैं आपको बताऊं, काम हो रहा है।
کام ہوا ہے. آلموسٹ مور دین 1.2 ٹریلین کے جو پروجیکٹس ہیں اس جو پیکیج کے اندر آ رہے ہیں, اور لو کاسٹ ہاؤسنگ میں بھی بہت آ رہے ہیں. پر پرابلم کیا ہے کہ جب ان پٹ کاسٹ مہنگی ہو جائے گی تو لو کاسٹ ہاؤس تو ملے گا ہی نہیں نا. اگر ہماری ان پٹ کاسٹ مہنگی ہو جائے گی تو ڈیفینیٹلی ہم کو چیز مہنگی بیچنی پڑے گی, یا تو پھر ہم لاس کریں گے یا پھر ہم بیک آؤٹ ہو جائیں گے, کام نہیں کریں گے. 3 چیزیں ہیں نا. مین گورنمنٹ کو آبجیکٹ کیا تھا پیکیج دینے کا کہ پیکیج دیں, یہاں پہ میکسیمم لوگوں کے روزگار مہیا ہوں جو کہ ہوتے ہیں, کیونکہ ایک اسکل لیبر ان اسکل لیبر ساری ہمارے کام میں آ جاتی ہے. ایک مزدور آتا ہے جو 1000 روپے سے کام شروع کرتا ہے, اور ایک جو اچھا مستری ہوتا ہے 2500 روپے بھی لیتا ہے, 3000 روپے بھی لیتا ہے. مطلب آپ سمجھو کہ اتنا جاب پرووائڈنگ انڈسٹری ہے یہ کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. اسی لیے اس کو انڈسٹری کا درجہ دیا گیا نا. لاکھوں لوگوں کا روزگار ہے اس کے اندر. منسٹری آف انڈسٹریز کے زیر سایہ آ جاتے ہیں تو اس سے جو ایڈوانٹیج ملنے ہوتے ہیں جو لیگل انڈسٹریز کو مل رہے ہوتے ہیں, ڈائریکٹلی آپ کا جو ہے نا, آپ نے یہ کہا کہ ڈائریکٹلی آپ کا. اور میں آپ کو بتاؤں اس کے اندر اتنا گورنمنٹ کو ٹیکس ملے گا, جیسے ہاؤس کی مطلب ریزیڈینشیل کے اوپر انہوں نے 80 روپیز پر اسکوائر فٹ فکس کر دیا ہے اس پیکیج کے اندر. 250 روپے 210 روپے انہوں نے کمرشل کے اوپر ٹیکس پر اسکوائر فٹ بنانے میں کیا ہے فکس. تو اٹ ول گیو اے ہیوج اماؤنٹ ٹو دا گورنمنٹ ان دا گورنمنٹ ایکسچیکر. لیکن یہ سب چیزیں کرنے کے بعد بھی سارا جو برڈن جائے گا وہ اینڈ کنزیومر کو جائے گا. اور ہم لوگ بھی کام کرنے کے لیے تیار ہیں, سب کام کرنے کے لیے تیار ہیں. تو جیسے آپ نے سب سے پہلا مجھے سوال کیا لوہے کا, اگر اس کی 15% ریٹ کے اوپر سے جو ٹیمپرری آر ڈی لگائی گئی تھی اگر وہ آر ڈی کم کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی اس کا امپیکٹ آلموسٹ تقریباً 25 روپے آتا ہے. بالکل 25-25.5 روپے یہ امپورٹ آتا ہے. اور جب یہ 25 روپے آتا ہے تو سیل ٹیکس کی مد میں بھی آلموسٹ جب ایک چیز آپ کی 145 روپے ہو جائے گی اس کے اوپر اگر آپ کا سیل ٹیکس لگتا ہے تو آلموسٹ 30 سے 35-40 روپے فرق پڑ جاتے ہیں. 35-40 روپے اگر یہ فرق پڑ جاتا ہے تو یہ پاس آن کس کو ہوگا؟ کنزیومر کو پاس ہوگا, لو ہاؤس اسکیم کو پاس ہوگا. اچھا یہ وہ ٹیکس ہے جو گورنمنٹ نے ٹیمپرری جو انٹرنیشنل مارکیٹ میں لوہے کا دام آ گیا تھا 250 اسکریپ کا دام جب لگایا تھا ٹیمپرری, کیونکہ لوکل مینوفیکچرز کو کرنا تھا. ابھی لوکل مینوفیکچرز کو ہم چاہتے ہیں کہ لوکل مینوفیکچرز رہیں کیونکہ لوکل انٹرنیشنل کے برابر تو پھر بھی ہونا چاہیے, کیونکہ جسٹ بیکاز آف دا ڈیویلیوشن دس آر ڈی اور دس آر ڈی کے بعد جو ڈیویلیوشن کے بعد جو 170 روپے سے ہم یا 180 روپے سے لوہا لیتے سیل ٹیکس, آر ڈی اور اگر سیل ٹیکس اگر کم کر دیتی ہے گورنمنٹ تو ڈیفینیٹلی اس سے بہت فائدہ ہو جائے گا. دیکھیں پیکیج تو مل گیا ہے, اس پیکیج میں جنہوں نے رجسٹرڈ ہو گیا انہوں نے تو بنانا ہی ہے. مطلب دے ڈونٹ ہیو اینی چوائس, دے ہیو ٹو کمپلیٹ دا اسٹرکچر ود ان جو گورنمنٹ نے ٹائم دیا ہے. دے ہیو ٹو کوارٹرلی پے دا ٹیکسز ایٹ اینی کنڈیشن. تو ڈیفینیٹلی ہم چاہتے ہیں کہ اس کا برڈنائز ہے نا جنرل پبلک پہ نہیں جائے. جنرل پبلک اس پہ ون ون سچویشن میں جو گورنمنٹ کی پوزیشن اٹس اے ویری گڈ پالیسی فار دا گورنمنٹ. جی صحیح سر, یہ تو بات ہوگی میٹیریل پوائنٹ آف ویو سے کہ گورنمنٹ کیا صحیح کرے. ایک اور ہوتا ہے ڈاکیومنٹیشن. مطلب ایک بلڈر کی ہمیشہ سے خواہش ہوتی ہے کہ وہ 1 ونڈو, جیسا ایک زمانے سے سنتے چلے آ رہے ہیں کہ 1 ونڈو میں وہیں سے آپ کو کوئی 12-15 میرے خیال سے اس سے بھی زیادہ ایجنسیز کے ساتھ آپ کا رابطہ ہوتا ہے, ان سے آپ کو پرمیشنز لینی پڑتی ہیں, NOCs لینی پڑتی ہیں, تب کہ جا کے ایک پروجیکٹ ایک بلڈنگ ہمیں کھڑی ہوئی نظر آتی ہے. ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کے پیچھے ہم تو کھڑی ہوئی بلڈنگ دیکھ رہے ہیں کسی جگہ پر 25 منزلہ یا 45 منزلہ, لیکن اس کے پیچھے اس آرگنائزیشن کو کتنے پاپڑ بیلنے پڑے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کو آسان اور سہل کس طرح بنایا جا سکتا ہے؟ میں پرسنلی آپ کو بتاؤں, دیکھیں جو ہم کو 12-15-17 NOCs لینی پڑتی ہے نا, اٹ از اے ریکوائرمنٹ آف دس پروجیکٹ نا, تو ہم وہ لیتے ہیں. بٹ اس میں ٹائم کنزیومنگ بہت ہوتا ہے. جیسے سول ایویشن لینی ہے مجھے تو لینی ہے, دیکھیں ایک نیسیسری ہے. مجھے PF لینی ہے تو مجھے لینی ہے, مجھے انوائرمنٹ لینی ہے تو مجھے لینی ہے. دیکھیں کیونکہ یہاں ہمارے ملک میں بلیک ایول آئیز بھی بہت ہیں کہ یار یہ کام کر رہے ہیں, تو ڈیفینیٹلی اف آئی کین گو تھرو آل دا تھنگس کہ میرے پاس ہر NOC ہے, ہر چیز ہے, تو مجھے پرابلم نہیں ہوتا. میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ جس طریقے سے پورٹل کے اندر انہوں نے SBCA کے اندر, میں ابھی SBCA میں کیس جمع کیا, میں آپ کو سچی بتاؤں میرا کیس میں الحمدللہ ایک NOC لی ہوئی تھی, میں نے سارا رجسٹرار سے کرا لیا, سوسائٹی سے فارورڈ کرا لیا, اور ڈیفینیٹلی اٹ ول ٹیک می 15 ڈیز میں مجھے پرمیشن مل گئی. 15-20 ڈیز کے اندر میں نے کیا تو مجھے پرمیشن مل گئی کیونکہ میں نے ساری ریکوائرمنٹ پوری کی تھی. لیکن ان ریکوائرمنٹ کو پورا کرنے کے لیے مجھے 7 مہینے لگے جو بیک اینڈ ہے. کیونکہ دیکھیں SBCA کی دھارا ہے, SBCA بولتا ہے دس از اوور ریکوائرمنٹ, دس از دا فارمیٹ, یو کین کمپلیٹ دا فارمیٹ اینڈ کم اینڈ پریزنٹ یور کیس, سبمٹ یور کیس ان دا پورٹل. پورٹل کے اندر سب چیزیں ویریفائی ہو کے آ رہی ہے اور انہوں نے کر دیا, کوئی پرابلم نہیں ہے میرے حساب سے. اس طریقے سے پھر سندھ میں کافی کیس لوگ پھنسے ہوئے. تو میں ہمارے بلڈر کو یہ بھی کہوں گا کہ آپ پورٹل پہ جائیں, آپ مینولی کرنے سے بہتر ہے پورٹل پہ جائیں, تو اس سے آپ کو بینیفٹ ملے گا. اور الحمدللہ ہمارے بلڈر بڑے لٹریٹ ہیں, وہ کوشش کرتے ہیں, لیکن وہ جو ٹائم کنزیومنگ ہے نا NOCs کا, یہ بہت زیادہ ہے. سر بلڈر اور لٹریٹ نو ڈاؤٹ, اس میں ہر ادارے میں, ہر آرگنائزیشن میں لٹریسی اور الٹریسی کا کیس ایک ساتھ برابر ساتھ چل رہا ہوتا ہے. اور نو ڈاؤٹ اس میں اچھے اور برے
भी साथ साथ चल रहे होते हैं, क्या क्राइटेरिया होता है? आप आबाद के चेयरमैन रहे हैं, ठीक है ना, आबाद का क्राइटेरिया क्या है कि मुझ जैसा 4 ईंटें लगाने वाला भी, क्या वो भी आबाद का मेंबर बन सकता है? आपका पोर्टफोलियो किस तरह से चेक करते हैं उसको, किस तरह से असेस करते हैं एक मेंबर को? मैं सिंध बलूचिस्तान रीजन का चेयरमैन रहा, मैं आपको थोड़ा सा बताऊं ना, जब कोई आदमी हमारे पास आता है और वो हमारे पास मेंबरशिप लेने के लिए एक इसका अप्लाई करता है ना, तो ही हैव टू कंप्लीट द सर्टेन फॉर्मेलिटीज इन आबाद. फर्स्ट ऑफ ऑल he have at least 400 yards commercial plot on his own name, then you have NTN number. इसके बाद जब ये आबाद में प्रोपोजर सेकेंडर के साथ ये एप्लीकेशन जमा करता है, इसके बाद बाकायदा आबाद इसका इंटरव्यू लेती है कि ही इज एलिजिबल टू डिलीवरी द प्रोजेक्ट और ही इज एलिजिबल टू गेट द मेंबरशिप ऑफ आबाद. इस मेंबरशिप के बाद रिकमेंडेशन के बाद एक अपनी कमेटी बनी हुई है, इंडिपेंडेंट कमेटी बनी हुई है, वो सीईसी आरईसी में इसकी सबमिट करती है कि ये फला आदमी है, इसने अप्लाई किया है, इसका ये क्राइटेरिया है. इसके बाद सीईसी आरईसी जो 1 महीने में हमारी जो मीटिंग होती है एमसी की, उसके अंदर जाके इस क्राइटेरिया में पास होता है. जो इसमें एलिजिबल नहीं होता उसको पास नहीं करते. और सर बिल्कुल मेरे ख्याल से शायद लाइन पर फयाज इलियास साहब है मेरे साथ, चेयरमैन आबाद, मौजूदा चेयरमैन आबाद. फयाज साहब हमें सुन पा रहे हैं? जी जी बिल्कुल, मुझे आवाज आ रही है आपकी. अस्सलाम वालेकुम फयाज भाई, इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अल्ताफ ताई साहब, यकीनी तौर पे आपके कॉलीग भी हैं और साबिक चेयरमैन आबाद भी रहे हैं, और आबाद के मसाइल और आबाद से क्या मसाइल हैं लोगों को, उस पर हम थोड़ी सी गुफ्तगू कर रहे थे. तो एज अ प्रेजेंट चेयरमैन मैं इस वक्त जो बात कर रहा था, और आखिरी सवाल वही सवाल मैं आपकी तरफ भी लेके आऊंगा सर, कि आबाद का अपना कोई क्राइटेरिया मेंबरशिप का, कि मैंने इनसे ये कहा था कि क्या मेरी तरह कोई 4, 5, 10 ईंटें लगाने का शौकीन आदमी 4 ईंटें लगा के क्या वो आबाद का चेयरमैन, आबाद का मेंबर बन सकता है, या उसके लिए कोई सर्टेन क्राइटेरियाज हैं? जी बाकायदा देखिए, इसके एक क्राइटेरिया मौजूद हैं और इसकी एसओपीज हमारी हैं मौजूदा आबाद में. और ऐसा नहीं कि हर कोई भी अगर हर आने वाला जो चाहे वो कि वो बिल्डर की मेंबरशिप, आबाद की मेंबरशिप ले ले. जी जी. इसके लिए बाकायदा एक हमारी सब कमेटी जो है, न्यू मेंबरशिप सब कमेटी जो है, वो उन लोगों से जो नई मेंबरशिप लेना चाहते हैं आबाद की, तो उनसे बाकायदा एक इंटरव्यू कॉल्स हैं, उसकी एक क्राइटेरिया मौजूद है उसका, कि जिसमें वो लोग जो मेंबरशिप चाहते हैं आबाद की, तो उनको नेशनल टैक्स नंबर लेना है आपको, मतलब एफटीआर में रजिस्टर्ड आपको होना है. आपकी बैंक जो है वो एक स्टेटमेंट्स आपको चाहिए, और आपकी बैंक अकाउंट आप मेंटेन कर रहे हैं उसको देना जरूरी है. और सबसे बड़ा ये कि आपकी एक जो है साउंडनेस और वर्किंग क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए मार्केट में. एंड एट द एंड ये कि कम से कम आपके पास एक कमर्शियल 400 गज का प्लॉट अगर होता है, तो जब जाके ये सारी क्वेरीज और इसकी वेरिफिकेशन हम करते हैं, और फिर उसके बाद कहीं जाके जो है एक मेंबरशिप दी जाती है. ये बिल्कुल कमोबेश फयाज साहब, तकरीबन यही बातें मुझे अल्ताफ साहब. अब आपसे जो मेरा नया सवाल थोड़ा सा मैं ऐड इसमें ये करना चाहूंगा या पूछना चाहूंगा कि अब आपकी अपनी कोई डिसिप्लिनरी कमेटी होती है कि अगर आबाद का कोई मेंबर रजिस्टर्ड मेंबर हो गया, मेंबर बन गया एज पर तमाम रिक्वायरमेंट के बाद, अगर उसके साथ वो किसी के साथ किसी किस्म की ज्यादती नहीं कहूंगा, कोई ऐसी मिस कमिटमेंट्स हो जाती है, कारोबारी मामला है, पूरा ही कारोबार चल रहा होता है, किसी एंड यूजर को कोई शिकायत हो अगर आबाद के किसी मेंबर से, तो कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है, कोई ऐसी विंडो है आबाद के पास के वहां जाके वो अपनी शिकायत कर सके? जी विंडो भी मौजूद है, और ये मसाइल भी हल किए जाते हैं. के लिए हमारी कंप्लेंट सब कमेटी जो है वो काम कर रही होती है, जिसकी बाकायदा जो है हमारे मेंबर्स एवरी हाफ मतलब इसमें मंथली जो है उसके ऊपर मीटिंग्स कॉल कर रहे होते हैं. वो तमाम मेंबर जो एंड यूजर या क्लाइंट ग्रीवेंसेस होती हैं, अगर उनकी कोई कंप्लेंट होती हैं, तो वो आके बाद में अपनी एप्लीकेशन भी देते हैं और बाकायदा उसको बुलाया जाता है. और साथ साथ हमारे मेंबर्स जो बिल्डर्स के साथ अगर इश्यूज होते हैं, तो वहाँ बैठ के उन इश्यूज को रिजॉल्व भी किया जाता है. और इसका एक बहुत बड़ा अच्छा हमारा रिजल्ट है कि जो आउटपुट जो आ रहा होता है, तकरीबन 90% प्लस जो है वो केसेस हम रिजॉल्व कर रहे होते हैं. बिल्कुल. जो ग्रीवेंस
होती हैं लोगों को, जनरल पब्लिक है, जो हमारे जो बिल्डर के क्लाइंट्स होते हैं, तो मसाइल भी हल किए जाते हैं ऑन प्रायोरिटी बेसिस। बिल्कुल बिल्कुल, ये आप मैं नाजरीन को जो फयाज इलियास साहब मौजूदा चेयरमैन है आबाद के, वो फरमा रहे हैं कि हमारे पास ऐसे बाकायदा कंप्लेंट सब कमेटी है, तो वो तमाम लोग जो किसी भी वजह से जरूरी नहीं है कि आप सही हैं या वो पर्टिकुलर बिल्डर या मेंबर सही है, लेकिन आपकी कोई कंप्लेंट हो तो आबाद में ऐसे आपकी सुनवाई हो सकती है। और ये शायद एक बहुत बड़ी बात है कि इदारे ने अपने ही मेंबरान के खिलाफ भी अगर कोई कंप्लेंट आती है तो उसको सुनने के लिए तैयार है। आखिरी सवाल फयाज साहब आपसे ये करूंगा, अल्हम्दुलिल्लाह आपकी सरबराही में आबाद को एक नई राहें, नई रोशनियां नजर आई हैं और आबाद एक प्राइम ऑर्गेनाइजेशन बन के शहर कराची में काम भी कर रही है। क्या आप समझते हैं कि आगे आने वाले दिनों में ये चैलेंजेस, जिस अंदाज से ये इंडस्ट्री बूम कर रही है आपकी गवर्नमेंट के ताउन से, ये और तो इसमें और मजीद भी बहुत कुछ काम करने की जरूरत है? देखिए, कहीं पे भी जो है ना आखिरी हद तो काम करने के लिए कारोबारी लिहाज से या आपकी टेक्नोलॉजी के लिए कोई हद तो मुकर्रर है। इसी तरह से इसे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में भी आप देखते हैं तो ये एक मदर इंडस्ट्री है उन तमाम इंडस्ट्रीज की जो इससे मुंसलिक हैं, जो 70 से ज्यादा वो इंडस्ट्रीज हैं जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इससे जुड़ी हुई हैं। और उसमें अगर इस इंडस्ट्री का पहिया चलता है तो तमाम वो इंडस्ट्रीज हैं उनका भी पहिया चलता है और रोजगार भी आपको बड़ा मिलता है। बिल्कुल। पिछले साल जैसे कंस्ट्रक्शन का स्पेशल पैकेज दिया गया और उसके बाद से आपने देखा कि जिसमें आपकी टैक्सेशन के जो इश्यूज थे उसमें जो है वो बेहतरी लाई गई टैक्सेशन के लिहाज से अगर देखा जाए। बिल्कुल। और इसके अलावा अगर आप और मजीद देखते हैं तो उसमें वो स्पेशल पैकेज में जो स्पेशल पैकेज दिया गया और जिसके तहत जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को इंडस्ट्री का दर्जा भी दिया गया और तमाम मतलब वो फैसिलिटेट किया गया, जिसके तहत आप देखें पूरे पाकिस्तान में इस वक्त कंस्ट्रक्शन का बेतहाशा बूम है। लोग जो है एक्टिविटीज, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज पूरे पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। जी जी जी। तो यही वो सारी वजूहत है कि ये इंडस्ट्री जो है अपने इस वक्त भरपूर तरीके से काम कर रही है और अभी भी मजीद और गुंजाइश है। और उस तरीके से ये आप एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत अगर किसी कारोबारी कम्युनिटी को अगर आप कुछ फैसिलिटेट करते हैं तो उस तरह से वो भी इन रिटर्न आपको देती है। आज जिस तरीके से जो है आपकी इकोनॉमिकल साइकिल चल रहा है उसमें इंडस्ट्री का बहुत भरपूर किरदार अदा कर रही है इंडस्ट्री और साथ साथ में आपकी जो जीडीपी जो रेट है उसमें भी हम पार्टिसिपेट ऐसा ही है। तो आगे भी आने वाले वक्तों में बहुत ज्यादा गुंजाइश मौजूद है और हम भरपूर जो है काविशों के साथ हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री आबाद बिल्डर से लेवल बिल्कुल सही और बहुत शुक्रिया कि और आगे जितनी आप देख रहे हैं कि जो डेवलपमेंट आने वाले वक्त में होनी है विद मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ, चाहे वो वर्टिकल हो चाहे हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट हो, तो आबाद अपना भरपूर किरदार अदा करता है। ग्रेट वर्टिकल हो या हॉरिजॉन्टल हो, बुलंदी की तरफ जा रहे हो या आप इस तरह से ग्राउंड मैदानी सतह में हम आगे बढ़ेंगे। फयाज इलियास साहब फरमा रहे थे। बहुत शुक्रिया फयाज साहब कि हम इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे। वक्फे का वक्त भी हो गया है नाजरीन और वक्फे के बाद दोबारा से हाजिर हो गए। हमारे पास स्टूडियो में मौजूद है अल्ताफ ताई साहब, इनसे मजीद गुफ्तगू होगी, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन, वक्फे के बाद हाजिर हूं और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है साबिक चेयरमैन आबाद अल्ताफ ताई साहब। ताई साहब, गुफ्तगू हुई वक्फे से पहले आपके मौजूदा सदर से, चेयरमैन साहब से। अब आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा और यकीन तौर पे बड़ा दुखी सा सवाल है मैं आपसे जो करना चाह रहा हूं कि सिंध, सुनने में ये आ रहा है, आपकी इंडस्ट्री के लोग ये कह रहे हैं कि सिंध से कई बिल्डर्स एंड डेवलपर्स माइग्रेट होकर पंजाब की तरफ गए, केपीके की तरफ भी शायद कुछ जाने वाले लोग नजर आ रहे हैं। क्या वजह है, खुल के बताइएगा, ये प्लेटफॉर्म आपका है। यहाँ पे एक्चुअली थोड़ी सी अप्रूवल्स के अंदर प्रॉब्लम है। जी जी। अप्रूवल्स डिले हो रही है। यहाँ के जो प्रोसेस है ना, जो आपने भी मुझे कहा 17 एनओसीज के लिए, 16 एनओसीज के लिए, इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम।
long time, and we have to complete this criteria before submit our project in SBCA ना. तो SBCA की रिक्वायरमेंट है, SBCA ने हमको फॉर्मेट दिया हुआ, ये फॉर्मेट आप कंप्लीट करें फिर हमारे पास आए तो हम अप्रूव करेंगे. तो ये सब चीज़ों की फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करने की वजह से बहुत टाइम लगता है. इसलिए अगर जहाँ अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो बिल्डर बोलता है अगर मैं यहाँ काम कर रहा हूँ तो इससे बेहतर है मैं पंजाब चला हूँ, वहाँ भी जाके काम है. वहाँ भी अभी ऑक्शंस हुए हैं 7-8 प्लॉट जो गवर्नमेंट ने किए स्काई स्क्रैपर्स, अभी लास्ट वीक किए स्काई स्क्रैपर्स लाहौर के अंदर. इस तरीके से इस्लामाबाद के अंदर भी सोसाइटीज़ में बहुत बूम है, तो इसलिए वो माइग्रेट कर रहे हैं कि यहाँ थोड़ा प्रॉब्लम है. तो आप समझ रहे हैं कि ऑफिस कंडीशंस जो है वो ज्यादा सूट करती हैं हमारे बिल्डर को पंजाब, कराची और सिंध के मुकाबले में पंजाब की? देखिए मैं आपको बताऊं, कराची का तो कोई मुकाबला नहीं है. यहाँ जो हॉरिजेंटल जो वर्टिकल कंस्ट्रक्शन है वो तो इसकी तो बड़ी डिमांड है और बड़े लोग यहाँ पे रहना पसंद करते हैं. पंजाब में अभी ये चीज़ शुरू हुई है, लेकिन पंजाब में लैंड बहुत ज़्यादा है तो वहाँ सोसाइटीज़ वगैरह के लिए बहुत है, लेकिन अभी वहाँ पे भी वर्टिकल कंस्ट्रक्शन काफ़ी मतलब बूम है. लेकिन ऐसा नहीं है, लेकिन मैं बहुत थोड़े बहुत बिल्डर्स माइग्रेट कर रहे हैं, वहाँ भी काम कर रहे हैं, यहाँ भी काम कर रहे हैं. पर यहाँ जो काम है, क्योंकि यहाँ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है. आप हैदराबाद में देख लें बेहिसाब काम हो रहा है, इस वक्त सखर में हो रहा है, इस वक्त कराची में हो रहा है. हमको 2-3 चीज़ों का प्रॉब्लम्स है. जो प्रॉब्लम्स मतलब मैं सुप्रीम कोर्ट की भी बात करूंगा, आई हैव अ वेरी गुड मतलब रिस्पेक्ट है, हमारे यहाँ कोर्ट है बड़ी अच्छी है, लेकिन जैसे हम कोई भी काम करते हैं, देखिए हम एक बिल्डर है, एक डेवलपर है, इस मुल्क की इकोनॉमी के हम सपोर्ट कर रहे हैं. बिलियंस ऑफ रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट आई जस्ट ऑन लेजिस्लेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पास बाय द असेंबली. उसके तहत एक डेवलपर एंड बिल्डर किसी भी मुल्क में आप जाते हैं, किसी भी जगह पे आप जाते हैं, हम यहाँ के रिहायशी हैं, हम यहीं पे काम कर रहे हैं ना, हमने बाहर जाना है ना हम बाहर जा रहे हैं. एक क्राइटेरिया देता है आज से तकरीबन 2002 के अंदर नेमतुल्लाह साहब ने, जिनकी वजह से ये कराची में जो आपको आज भी जो चीज़ें सब मिल रही हैं, उन्होंने एक अपने विजन के हिसाब से 22 रोड डिक्लेयर किए. 22 रोड डिक्लेयर किए एज अप्रूव बाय द असेंबली, और हमने उसके ऊपर काम भी किया. काम करने के बाद अचानक खैर आई हैव नो आइडिया, देखिए कोर्ट इज अ कोर्ट ना, तो ये सब रोडों को बैन कर दिया गया. वहाँ पे जो कन्वर्जन बैन हो गए. जो एक कन्वर्जन जो प्लॉट था वो कमर्शियल रोड के ऊपर, कमर्शियल रोड डिक्लेयर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, इसके तहत एक बिल्डर ने प्लॉट लिया. उस बिल्डर को इतना पता था कि मुझे सोसाइटीज़ के पास जाना है, मुझे SBCA जाना है, एंड आई हैव टू पे अ ह्यूज अमाउंट इन द कन्वर्जन ऑफ द प्लॉट. क्योंकि वहाँ पे हम भी कहते हैं कि वहाँ रहते थे एक बंगला था, बेंगलोर से अब वो बिल्डिंग बनेगी, तो उसके लिए जो भी बेटरमेंट चार्जेस हमने दिए, उसके लिए कन्वर्जन चार्जेस हमने दिए, उसके लिए सिटी गवर्नमेंट को हमने चार्जेस लिए, फिर आखिरी हमसे इन्होंने वाटर एंड सीवेज बोर्ड के अलग चार्जेस दिए. हमने तकरीबन ऑलमोस्ट 1000 गज के प्लॉट पे 4-4.5 करोड़ रुपए उस विसिनिटी को, उस प्लॉट की सर्कल को खाली हमने इम्प्रूवमेंट के लिए चालान भरे. इसके बाद जाके कमर्शियल होता है जी, और उसके बाद ये काम, इसके बाद फिर नक्शे वगैरह सबमिट करते हैं. तो ये जितनी फॉर्मेलिटीज थी, जितनी गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट थी कि इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए, तो हमने पैसे भरे. पैसे भरने के बाद अब वो गवर्नमेंट ने बैन कर दिया. बैन क्यों कर दिया? मेरा अगला सवाल ये था कि एक काम ये इसको कैसे आप मैनेज करेंगे? ये कोई भी इदारा हो नाज़रीन, ये कैसे मैनेज हो सकता है? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि आज एक कानून बनाया जाता है, उस कानून के तहत कोई मजीद 2, 4, 6 साल तक काम होता रहे, और फिर अचानक उसी कानून पे आप कदगन लगा दें या उस कानून को आप कहें कि ये कलअदम करार दे दिया गया है. तो किस तरह से डील करते हैं कि एक प्लॉट है, एक प्लॉट पहले कहा कि इलीगल है और उसके बाद कह दिया कि क्योंकि हमने पहले जो आपको रिलैक्सेशन दी थी वो वापस ले रहे हैं, तो अब ये प्लॉट जो है वो इलीगल हो जाता है. तो हाउ टू मैनेज? आप आबाद इसमें किस तरह से मैनेज करती है? आबाद तो देखिए कोशिश तो करती है ना, लेकिन देखिए हम को इंडस्ट्री का दर्जा मिला है, हम वहाँ जाके बात कर सकते हैं, बट कोर्ट्स, वी हैड ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर द कोर्ट्स ना. कोर्ट ने अगर बैन किया है तो पानी का प्रॉब्लम था, वो कि अभी हल हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह. इंफ्रास्ट्रक्चर की हम फीस भरते हैं और हमको उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक करेगा तो हमको इसमें भी रिलीफ मिलेगा. हमने एप्लीकेशंस डाली हुई हैं और इंशाल्लाह ताला हमको रिलीफ मिलेगा. दूसरा मैं आपको कहूँ, देखिए एक्चुअली मसला क्या है, एक्चुअली पॉइंट आउट करना ये है कि बिलियंस ऑफ रुपीज सोसाइटीज़ के अंदर पड़े हुए, बिलियंस, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मिलियंस ऑफ रुपीज. क्यों एडमिनिस्ट्रेशन नहीं बिठाया जाता इनके ऊपर? क्यों इनकी स्क्रूटनी नहीं की जाती? क्यों नैब इनको लेटर नहीं लिखता कि भाई आपने ये बिल्डर से पैसे लिए, जस्ट गिव अस द डिटेल जो आपने जो कलेक्ट की है बिल्डर से, आपने इतने प्लॉट कन्वर्ट हुए, सोसाइटीज लेती है एक एक प्लॉट पे फॉरवर्डेशन के, कन्वर्जन के करोड़ों रुपए लेती है. वो करोड़ों रुपए कहाँ है? वो किधर है? कौन पूछने वाला है इनसे? कोई पूछने वाला नहीं है. जो इंफ्रास्ट्रक्चर के बेहतर करने के लिए सोसाइटी को बिल्डर्स ने पैसे भरे हुए हैं, वो पैसे कहाँ हैं? मुझे आप बताएं ना. वो पैसे तो सोसाइटी के किटी में पड़े हुए सेविंग अकाउंट के अंदर,
اور سوسائٹی بیٹھی ہوئی انفراسٹرکچر امپروو نہیں ہوتا ہے. بلڈرز کو بولتے کہ بلڈرز نے نہیں کیا. بھائی بلڈرز تو آپ بلڈرز کو بولیں کہ بھائی آپ کو یہ کرائٹیریا ہے, جیسے 17 NOCs ہم کو دینے کے لیے بولی, آپ انفراسٹرکچر میں خود کریں. اگر ہم نہیں کرتے تو ہماری کینسل کرنے پروجیکٹ. آپ بلڈر 100% کرے گا, بلڈر تو ڈلیوری دیتا ہے نا. دیکھیں 90%, جیسے آپ کو فیاض بھائی نے کہا کہ ہم لوگ کی کمپلین کمیٹی ہے. واٹ از دا میننگ آف دس کمپلینٹ کمیٹی؟ اگر خدا نہ خواستہ بلڈر نہیں بناتا, اس کی ریپوٹیشن خراب ہوتی ہے, تو وہ بھی ہماری نالج میں ہوتا ہے. ہم اس کو لائسنس نہیں دیتے بھائی, ہم اس کو ممبرشپ نہیں دیتے کہ اس بلڈر کے فلاں پرابلمز ہے, آپ اس کو روکو. وہ حل کرتا ہے. 90% ہماری کمپلین سالو ہوتی ہے, جنرل پبلک کی ہوتی ہے. ایسا کوئی میکینزم آپ لوگوں نے بنایا ہے اپنی بلڈنگ کنسٹرکشن میں؟ میری اس سے پہلے جو کچھ میری بلڈر سے بات ہوئی, یقینی طور پہ اس کو انہوں نے کہا کہ ہم نہ صرف یہ کہ اپنے اس پروجیکٹ بلکہ اس سرٹن سراؤنڈنگز کے اندر بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو بھی انفراسٹرکچر میں بہتری ہو سکتی ہے, کہیں سڑک بنانی ہو, کہیں پائپ لائنز یا سراؤنڈنگز میں رہنے والے لوگوں کے لیے پانی کی کچھ لائن یا سیوریج لائننگ کا پرابلم ہو, تو جب اپنے بلڈنگ پہ ہم کروڑوں اربوں روپیہ خرچ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ سراؤنڈنگز میں بھی ایسا ماحول رہے کہ یہاں رہنے والا جو ہماری بلڈنگ کے اندر آتا ہے وہ ذرا پرسکون رہے, کہ آس پاس کے لوگوں کو بھی کوئی پریشانی نہیں ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا آپ ایک بات, آپ کے سوال کے اندر میں ایک بات کہوں کہ ایک بلڈنگ بنتی ہے تو اس کے اندر اگر فیسلٹیز نہیں ہوگی تو لوگ کیوں فلیٹ لیں گے؟ بھائی اس کی ویسینٹیز بھی ہم سدھارتے ہیں. آج کل جو کنسٹرکشن ہو رہی ہے اٹس بیسٹ کنسٹرکشن. میں آپ کو بتاؤں, ویژن ہے, ویژن سے آپ کی کوالٹی جا کے دیکھیں. آپ بلڈرز کی شہر کے اندر اگر آپ کوالٹی نہیں دیں گے تو کوئی بھی آپ سے مال نہیں لے گا. ابھی تو کوالٹی کنسٹرکشن ہو رہی ہے. آپ کنسٹرکشن کی کاسٹ کہاں سے کہاں چلی گئی ہے, اور ہم ڈیفینیٹلی فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں, ہم ہر چیز لے کے دیتے ہیں. وی ہیڈ اے لاٹ آف پرابلم ٹو گیٹ کنیکشن آف KESC, پھر بھی ہم لیتے ہیں. کیا کریں, پورا کر کے دیتے ہیں. گیس کنیکشن میں ہم کو پرابلم ہوتا ہے, واٹر کنیکشن میں ہم کو پرابلم ہوتا ہے, پر اس کی ساری فارمیلٹیز پوری کر کے ہم دیتے ہیں. اگر ہم یہ نہیں دیں گے تو آکیوپینسی ہی نہیں ہو سکتی ہے. ہم کمپلیشن لیتے ہیں, کمپلیشن میں کروڑوں روپے گورنمنٹ آف پاکستان کو بڑھتے ہیں, اس کے بعد ہم کو کمپلیشن ملتا ہے. مطلب 2-5 کروڑ روپے کے چالان بھرتے ہیں. اچھا, یہ چالان بھرنے کا مقصد کیا ہے کہ اس کا انفراسٹرکچر گورنمنٹ اس پیسوں سے صحیح کرے. ہم جب سے کمرشل پلاٹ کراتے ہیں کمپلیشن لیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں 6 سے 7 کروڑ روپے کمپلیشن کے ساتھ 1000 گز کے پلاٹ پہ بڑھتے ہیں, تو 7 کروڑ روپے آپ خود بتائیں, کیا بات ہے, بہت بڑی اماؤنٹ ہے. مطلب ایک آپ اگر سڑک کو صحیح کرتے ہیں تو بہت بڑی اماؤنٹ ہے. پرابلم کیا ہے کہ اس کے اوپر کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. اس چیک اینڈ بیلنس کو کیسے صحیح کیا جائے گا, یہ تو میں آخری 1 منٹ میں ضرور آپ سے یہ بھی پوچھوں گا, لیکن اس وقت لائن پر محترم جناب محسن شیخانی صاحب ہیں. جی السلام علیکم محسن بھائی. اور میں اس سے پہلے کہ میں محسن صاحب سے بات کروں, میں نے ہمیشہ سے کہا ہے کہ ایک سرپرست سے اعلیٰ میں کہہ دوں, سابق چیئرمین آباد تو ہے ہی, لیکن انہوں نے ہر برے وقت میں ایک سپاہی کی حیثیت سے, اور اگر ضرورت پڑی تو پیٹرن آف چیف یعنی کہ سرپرست سے اعلیٰ بن کے ہمیشہ آباد کے ساتھ کھڑے رہے ہیں. اور جتنے بھی مسائل آباد, نہ صرف آباد بلکہ اینڈ کنزیومر کی بھی جب بات ہوتی ہے تو محسن صاحب ہمیشہ سے صف اول میں آپ کو نظر آئیں گے, خواہ وہ بات اینڈ یوزر یعنی کہ رہنے والے کی, اس رہائشی کی کیوں نہ ہو. محمود صاحب, ابھی بات ہو رہی تھی, الطاف طائی صاحب ہیں میرے ساتھ اسٹوڈیو میں, اور محترم فیاض الیاس صاحب سے بھی بات ہوئی جو موجودہ چیئرمین ہیں. آپ سے ایک سوال, اس سے پچھلے ایک میٹنگ میں بھی آپ سے میری بات ہوئی تھی کہ گورنمنٹ کی پالیسیز, اور جو خصوصاً میں کراچی کی بات کرنے جا رہا ہوں, کی وجہ سے سننے میں یہ آیا, اور ایسا دکھنے میں بھی آ رہا ہے, فزیکلی نظر آ رہا ہے کہ ہمارا بلڈر جو ہے وہ ہمارے کراچی اور سندھ سے نکل کے اور صوبوں کی طرف مائگریٹ کر رہا ہے. کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں, جب انوائرمنٹ اچھا نہیں ہوتا اور اس کو لگتا ہے کہ اس کی انویسٹمنٹ میں وہ کمٹمنٹ پورے نہیں کر سکے گا تو ڈیفینیٹلی وہ یہاں سے فلائی کرتا ہے کیپٹل. پوری دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے. اگر آپ کا جو انوائرمنٹ ہے اس کو سپورٹ نہیں کرتا, اس کو وہ رسپیکٹ نہیں دیتا, اور اس کو یہ فیل ہوتا ہے کہ کبھی سپریم کورٹ کے ایشوز آ جائیں گے, کبھی ہائی کورٹ کے ایشو آ جائیں گے, کبھی پروونشل گورنمنٹ کے ایشوز آ جائیں گے, کبھی نیب کے, تو پھر کیسے کام کر سکتا ہے؟ مطلب وہ خود اپنے آپ کو وہاں لے جائے گا جہاں سیکیورٹی ہو, جہاں آسانی سے نقشے پاس ہو جائے, جہاں اس کو رسپیکٹ سے لوگ بلائے بٹھائے, اور وہ اپنے اینڈ یوزر کو اپنے کمٹمنٹ پورے کر سکے. اگر وہ اپنے کمٹمنٹ پورے نہیں کر سکے گا تو آپ کو پتا ہے کہ مارکیٹ میں وہ اس طریقے سے رہنا ہی مشکل ہو جاتا ہے. تو سب سے امپورٹنٹ ہے کہ ہم اینڈ جو یوزر ہے اس کو ہم وہ کوالٹی جو ہم نے اس سے کمٹمنٹ کی ہے, خواب بیچا ہوا ہے, اس خواب کو پورا کریں. اور اگر وہ خواب پورا نہیں کر سکتے, اس میں اتنے سارے اپروول کے بعد بھی ہرڈلز آ جاتے ہیں, تو پھر کیسے ہوگا؟ کام ہی نہیں کر سکتے. کیسے یہی وجہ ہے کہ جب اس طرح کا انوائرمنٹ ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ وہاں جائیں جہاں پہ ساری چیزیں آسانی ہو. آپ کو پتا ہے 2008 میں
2007 में 6 में जब वो बेनजीर वाला इंसिडेंट हुआ, लोगों का कैपिटल दुबई किया, बाहर गया, मलेशिया गए, कुछ तो यूके गए, तो ये सब जगह ऐसा ही होता है। अभी ज्यादातर मूवमेंट हो रही है इस्लामाबाद की तरफ, पंजाब की तरफ हमारे मेंबर ज्यादा काम कर रहे हैं, वहाँ एनवायरनमेंट कुछ बेहतर है, चीजें बेहतर है इस वजह से। मोहसिन साहब, मेरा अगला सवाल भी यही था कि कराची जिसे हम कहते हैं कि हब है, इंजन है हमारी मईशत का, और 60 से 70% हम रेवेन्यू जनरेट करके दुनिया पाकिस्तान भर को चला रहे हैं। बड़ा खूबसूरत, अभी मैंने पिछले दिनों एक क्लिप भी देखा था कि जब आप कराची का कोई बंदा लाहौर जाके देखे कि वहाँ कैसा लाहौर बन गया या इस्लामाबाद बन गया, तो वो जब पूछते हैं कि आपको लाहौर कैसा लगा, तो वो कराची वाला कहता है कि हमारी इन्वेस्टमेंट सही जगह लग रही है, यही हमारे लिए खुशी की बात है। यानी कि कराची कमाता है और सारे मुल्क को संवार रहा है। तो फिर कराची या सिंध की मैं बात करूं, क्यों हमारे अरबाब अख्तियार की आंखें नहीं खुल रही हैं? देखिए, बस यही चीजें समझने की जरूरत है कि हमारे जितने भी लोग हैं, हमारे मतलब आला क़यादत है सिंध की, उनको ये समझना चाहिए। और अगर यही हालात रहे तो मैं समझता हूँ कि सारी चीजें डिफरेंट हो जाएगी, फिर तो कोई ऐसी सिचुएशन ही नहीं होगी। इम्पोर्टेंट यही उन लोगों को सोचना चाहिए कि किस तरीके से माहौल बना हुआ है, शहर किस तरीके से बटा हुआ है, कोई एक काम चीजें उस तरीके से नहीं हो रही, जबकि बहुत जगहों पे इनके मिनिस्टर्स बहुत कोशिश करते हैं हमारे साथ बहुत चीजें, लेकिन वो एक कंट्रोल ही नहीं रहा है। आप समझ रहे, महकमे जो काम करने वाले हैं वो फेलियर हो गया है। मतलब ना पानी वाला पानी दे सक रहा है शहर को, ना बिजली वाला बिजली दे पा रहा है, वो चीजें, सारे यूटिलिटी इदारे, इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा, तो इस सब कुछ ऐसा हो गया है शहर का कि मैं समझता हूँ ये लोग कंट्रोल करते हुए भी नहीं कर पा रहे। वही बैड गवर्नेंस है, इसी वजह से सारे सुप्रीम कोर्ट के और इश्यूज आ जाते हैं, तभी तो सब लोग इंटरवीन कर रहे हैं। तो लोग जान चले जाएंगे। आप सिर्फ ये कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ 98% सिंध का SRB जो रेवेन्यू कमाता है वो भी कराची 98% यहाँ से दे रहा है। समझ रहा हूँ मैं आखिरी सवाल, बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने के लिए। सिर्फ आखिरी सवाल ये करना चाहूंगा कि अगर आपने आखिरी जो बात कही है कि अगर हमने अपनी आंखें इसी तरह बंद रखी हैं, खास तौर पे मैं कराची और सिंध की बात कर रहा हूं, तो शायद सिंध से जो है फिर आगे हम जो आप इतनी तरक्की कर गए हैं, अब शायद जिस कंस्ट्रक्शन का मयार हमें कराची में नजर आ रहा है वो पूरे पाकिस्तान में कहीं नजर नहीं आया, तो शायद हम आगे आने वाले दिनों में शायद कोई बड़े बड़े इस किस्म के नाम या इस किस्म के काम नहीं देख पाएंगे। मैं ये फील करता हूँ अगर एनवायरमेंट ये रहा तो वाकई हर आदमी कोशिश करेगा उस जगह जाए जहाँ बहुत ज्यादा अच्छा एनवायरमेंट हो। ये देखिए, ये दुनिया में क्यों काउंट होता है कि ये किस तरीके से बिजनेस को आसान करना, इज डूइंग बिजनेस क्या होता है, मतलब इसीलिए होता है कि लोगों को आसानियां हो, हम अच्छे तरीके से उसको पेश कर सके। अगर जहाँ पे ऐसे प्रॉब्लम होंगे, जहाँ कोई सुनवाई नहीं होगी, जहाँ ये प्रॉब्लम खड़े रहेंगे, जहाँ डिफरेंट डीजीज आ जाएंगे और वो उस तरीके से उन चीजों को नहीं सुनेंगे और मुश्किल हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से फ्यूचर कराची के बेचारों के जो बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनको भी जॉब नहीं मिलेगी, इंजीनियरिंग की, आर्किटेक्ट की। जो हमारे नई नस्लें हैं जो यहाँ जॉब क्रिएट करती है, तो लोग क्या करेंगे? मतलब हम अपने आप को कच्ची आबादियां 55% शहर में कन्वर्ट कर दी है। अगर ये प्लान स्कीम नहीं आएगी तो मैं समझता हूँ कच्ची आबादियां मजीद बढ़ेगी, ऐसा सी महरूमी होगी और ये अच्छा नहीं होगा। ये सब चीजें बुराई पे जाए। बहुत शुक्रिया मोहसिन शेखानी साहब आपका। और फरमा रहे थे मोहसिन शेखानी साहब के हालात जो हैं वो हमें बेहतरी की तरफ जाते हुए नजर नहीं आ रहे, लेकिन हम सबको मिलकर कोशिश करनी होगी कि ये सिर्फ बिल्डर्स का काम नहीं है, हम सबका काम है। आखिरी कुछ सेकंड में अल्ताफ भाई कोई मैसेज देना चाहें हमारी हुकूमत को, आपके दोनों पेशरो चेयरमैन ने जो है वो बड़ी सख्त बातें की हैं, कोई ऐसा पैगाम देना चाहें आखिरी 30 सेकंड में? मैं एक ही बात करूंगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे थोड़ी सी तवज्जो दें और जो अप्रूवल्स है उसके ऊपर थोड़ी तवज्जो दें और अल्हम्दुलिल्लाह ईज ऑफ बिजनेस डूइंग करें। देखिए, हम लोग यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह जैसे मोहसिन भाई ने कहा 98% SRB इनकम टैक्स हम देते हैं, टैक्सेस हम देते हैं। जारी बात है, यहाँ काम करते तो देते हैं, कमा रहे तो देते हैं ना, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, जेब से तो देते नहीं है। अर्निंग है तो देते हैं, लेकिन अर्निंग है देते तो मैं गवर्नमेंट को यही कहूंगा कि इफ यू कैन गेट बिलियंस ऑफ रुपीज फ्रॉम द फेडरल गवर्नमेंट, और डेफिनेटली यू कैन स्पेंड ऑन दिस सिटी, ये और आपको निखारेगी। एक आदमी जब जाहिर बात है अच्छी चीज होती है, अच्छी डिलीवरी करता है, तो और बहुत बेहतरी आने की। कंस्ट्रक्शन के अलावा भी यहाँ पे इंडस्ट्री में भी बूम है, हर जगह पे यहाँ मतलब बहुत है, क्योंकि यहाँ की आबादी बहुत ज्यादा है।
पोर्ट हमारा है, तो अभी भी हमको यहाँ पे एज है काम करने का, मजीद काम करने का एज है। और अब पूरे पाकिस्तान से यहाँ लोग आते हैं, हमने तो कभी किसी को कहा नहीं वीजा लेके आओ, आते हैं और हमारे पूरे मुल्क से जितने लोग जो भी आता है हम इसको बोलते हैं आए वेलकम। एक ले आउट लेबर आती है, वो 1200-1500 रुपए ले जाती है, और ये अल्लाह का करोड़ों अरबों एहसान है कि कराची पालने वाला है। कराची पालने वाला है, पालने वाला तो देखो अल्लाह है, लेकिन कराची में अपॉर्चुनिटीज है, इसलिए लोग आते हैं। एक चौकीदार आता है, सब महीने के 20-25 हजार रुपए कमाता है। देखिए आप मुझे बताओ, और ये जो गवर्नमेंट, देखिए अभी जो गवर्नमेंट टैक्सेस वगैरह कर रही है, जो जैसे अभी 25,000 के ऊपर गवर्नमेंट ने टैक्स मारा एक रेसिडेंशियल घर के लिए 7.5%, और बोला अगर इफ यू एन एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट तो हम आपको एग्जाम करेंगे, तो ये बहुत अच्छी चीज है, मैं तो उसको पसंद करता। जो आदमी साल के 3-4 लाख रुपए बिल भरता है, या तो वो 30,000 रुपए टैक्स भर दे, टैक्स भरने के बाद ऑटोमेटिकली ब्रॉडनिंग टैक्स में आ जाएगा, और जो नहीं भरता है, जो वो एनटीएन नंबर नहीं है, वो ये भरेगा और जवाब भी देगा, एंट्री हो जाएगा। तो ये सब चीजें अच्छी प्रोमोट, लेकिन पैसे आ रहे हैं बॉस, मेरी बात सुने, पैसे आ रहे हैं तो डेफिनेटली ये आप स्पेंड तो करो। अगर आप स्पेंड नहीं करोगे, स्पेंड आप, इसका मतलब है एक माँ के 4 बच्चे हैं, 3 बच्चों को आप अच्छा खाना खिलाते हो और एक बच्चों को आप बोलो ये कमाता भी है, मेहनत भी करता है, इसको हम नहीं दे, तो ये थोड़ी सी जाती है। इस ज्यादती को यकीनी तौर पर बड़ा तशनीगी सी रह गई है। इंशाल्लाह अगले किसी प्रोग्राम में भी अल्ताफ ताइज साहब को बुलाएंगे और तफसील के साथ उनसे बात होगी, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त एक मुक़य्यद होता है, उसी में हमें सारी बातें करनी होती है। तो आज बड़ी फ्रूटफुल बातें हुई है। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर हाजिर होंगे किसी और नए मौजू के साथ। इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।